पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने टैंग फैमिली के 3 कोर मेंबर के साथ फाइट शुरू कर दी होती है। वो लोग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग ने अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों के तीनों को वहां पर हरा दिया था। इस बारे में फूजियान को जैसे पता चलता है वो तो एकदम बौखला चुका था कि अब कैसे भी करके इस वांग को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना वो आगे चलकर मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए उसने बहुत ही टाइम से सो रहे एक एंशिएंट डीमन को आजाद करने का ऑर्डर दे दिया था ताकि वो वांग की जान ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे। काफी दूर आने के बाद उनके पास एक बंदा आता है। वो वहां पर आने के बाद उनसे पूछ रहा था, क्या तुम लोगों को पता है कि असल में जाओ कंट्री कहाँ पर है? वो लोग वहां पर उस बंदे को जवाब दे रहे होते कि अगर तुम्हें जाओ कंट्री जाना है तो देखो तुम यहाँ से रास्ता देख रहे हो, इसी तरफ चले जाना, तुम्हें जाओ कंट्री मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां जा रहे हो ना तो थोड़ा सा संभल के जाना, क्योंकि वहां पर अभी काफी ज्यादा लड़ाई वगैरह का माहौल बन चुका है। साथ ही वहां जाने से पहले तुम्हें ब्लैक मार नाम की एक जगह को क्रॉस करना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि वो ब्लैक मार जगह एक एंशिएंट डीमन का अड्डा है, वहीं पे वो रहा करता है। जो भी बंदा अगर वहां से गुजरता है ना तो वो डीमन उसकी जान ले लेता है। तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि अगर तुम चाह रहे हो तो बहुत जरूरी काम हो तभी वहां से जाना, वरना तुम रिटर्न भी जा सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो आज तक के कोई भी ना ही इमॉर्टल ना ही मॉर्टल कोई भी उस जगह को क्रॉस नहीं कर पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी तुम अपनी जान पे खेल कर वहां से जाना चाहते हो तो उसमें तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो यहाँ पर बस तुम्हें सावधान करना था तो सो कर दिया। जिस पर वो बंदा कह रहा होता है, ऐसी बात है तो ठीक है, अब तो मैं उसी तरफ से जाऊंगा, देखता हूँ वो डीमन मेरा आखिरी क्या ही उखाड़ लेता है। जिसके बाद वो बंदा ब्लैक मार की तरफ ही बढ़ना शुरू हो गया था। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होकर ब्लैक मार की तरफ ही जा रहा होता है। वहां आते साथ ही उसे काफी ज्यादा ईविल ऑरा दिखाई देने लग गया था। वो जगह काफी ज्यादा भयंकर और खतरनाक होती है। उस जगह को देखकर वो बंदा भी सोच रहा था कि ये जगह तो सच में जैसा उन लोग ने बताया था उतनी ही खतरनाक लग रही है। आखिर यहाँ पर किस तरह का डीमन रहता है? शायद मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे मेरी पावर पे पूरा भरोसा है। यहाँ पर कोई भी क्यों ना आ जाए मैं उसकी जान ले लूंगा। इसलिए वो दोबारा से वहां से बस ब्लैक मार में आगे बढ़ते जा रहा था, इस चीज की परवाह किए बगैर कि यहाँ पर उसके लिए कौन सा खतरा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में लाखों की तादाद में हड्डियां दिखाई देती है, जिन सभी को उस डीमन ने मार डाला था। कई सारे जानवर और इंसानों की वहां पर हड्डियां पड़ी थी। तभी आसपास का जो इविल ऑरा होता है वो ये सेंस कर चुका था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो इंसान आया है, इसलिए वो इविल ऑरा अब उस बंदे की तरफ जाना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिर किसके अंदर इतना जिगरा हो गया जो ब्लैक मार नाम की जगह में घुस आया है। जिसके बाद तो उस इविल ऑरा ने उस बंदे को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। ये देखकर वो बंदा भी हैरान रहता है कि ये क्या अजीब सी चीज है, क्या चीज मुझे घेरते जा रही है। वो उसमें से काफी ज्यादा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए वो बंदा वहां पर अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए किसी तरह की पिल खा लेता है ताकि उसके बाद उसकी पावर बढ़ जाए, और पावर बढ़ाने के बाद वो उस इविल ऑरा से मुकाबला कर पाएगा। वहां पर सच में उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इविल ऑरा को तो वहां से दूर कर दिया था। पर बेचारे की ये किस्मत खराब ही होती है, क्योंकि जहां उसने थोड़े से इविल ऑरा को दूर किया था अब तो वहां पर पूरे इविल ऑरा की फौज आ चुकी होती है जो यहाँ पर उस बंदे की जान लेने के लिए आई थी। इस चीज को देखकर तो उस बंदे की फटकर चार हो जाती है कि काश मैंने उन घोड़ा गाड़ी सवार लोगों की बात सुन ली होती और मैं यहाँ पर नहीं आया होता। उसे अब यहाँ पर रिग्रेट महसूस हो रहा था, लेकिन शायद अब तक काफी देर हो चुकी है। वो पूरी रफ्तार के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि वो उस इविल ऑरा से बच सके, लेकिन इविल ऑरा तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसके पीछे पूरी तरह से पड़ गया होता है, जहाँ उस ऑरा ने एक इविल हैंड का भी रूप धारण कर लिया था। वो हैंड पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि उस बंदे को अपनी मुट्ठी में जकड़ ले, और ऐसा हो भी जाता है। इविल हैंड ने उस बंदे को पकड़कर जमीन पे पटक दिया था। वो बंदा वहां पर अपनी जान की भीख मांग रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन ये चीज तो उसे यहाँ पर आने से पहले सोचनी चाहिए थी। काफी देर हो चुकी थी। उस इविल हैंड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहां पर राख में बदल कर गायब कर दिया था। उसका नामो निशान खत्म हो गया होता है। इस चीज को दिखाने का हमारे को ये मतलब था कि हमें इस जगह के बारे में बताया जा रहा है, ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है और यहीं पे वो डीमन रहता है। जब ये जगह इतनी खतरनाक है तो डीमन कितना खतरनाक होगा। जैसे वो बंदा वहां पर मरा था उसकी सिर्फ वहां पर स्पिरिचुअल रूट ही रह जाती है, जो रूट ऐसा लग रहा था किसी के कंट्रोल में जा चुकी है। उसके बाद वो रूट धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ने लग गई थी।
और ये स्पिरिचुअल रूट आगे बढ़ते हुए कहीं और नहीं जाती बल्कि उसी कॉफिन के पास आ जाती है जिसके अंदर वो डीमन सालों से सोते हुए आया है। वो स्पिरिचुअल रूट हो सकता है यहाँ पर डीमन की पावर बढ़ाएगी जिस वजह से वो जिंदा हो जाएगा, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर उस डीमन ने एक ही सेकंड के अंदर उस स्पिरिचुअल रूट को अपने अंदर डाल लिया था। इस वजह से तो उसका कॉफिन भी खुल गया होता है। डीमन अंदर से कह रहा था वाह मजा ही आ गया इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल रूट को खाकर। इसके बाद हम वांग को देखते हैं जो खुद भी आगे बढ़ते हुए ब्लैक मार के अंदर ही आ चुका था जहाँ पर वो डीमन रहता है। वांग को असल में इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये जगह किस तरह की है और यहाँ पर किस तरह का खतरा हो सकता है। बस वांग यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को ढूंढते हुए आया था ताकि सब के सब रूट के फॉर्मेशन को खत्म कर सके। वहां पर आने के बाद जब वो उस इविल ऑरा को महसूस करता है तो वो समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ तो कुछ गड़बड़ है। उसे वहां पर वो बात याद आने लगती है जब उसने वुफंग वैली के लीडर से पूछा था कि जब मैं ब्लैक मार जगह पे गुजरूंगा तो वहां पर किस तरह का खतरा हो सकता है। तब वुफंग वैली का जो लीडर था वो वांग को बता रहा होता है कि ब्लैक मार के अंदर ही वहां पर स्पिरिचुअल रूट का फॉर्मेशन है, लेकिन वो ब्लैक मार नाम की जगह नॉर्मल जगह नहीं है, उसे तुम कमजोर कभी मत समझना। वो जगह ना फूजियान की ट्रेनिंग करने की जगह है, वहीं पर फूजियान अपनी कल्टीवेशन वगैरह करता है। पिछले 400 सालों से फूजियान के कंट्रोल में वो पूरा का पूरा ब्लैक मार का एरिया है जहाँ पर उसने एक डीमन को भी रखा है जो ब्लैक मार की गार्डियन करता है। पूरा का पूरा ब्लैक मार उसी डीमन के कंट्रोल में आता है। वहां से गुजरने वाले हर इंसान या फिर कोई भी जानदार चीज क्यों ना हो वो डीमन उसे मारकर खा जाता है। वो डीमन इतना स्ट्रॉन्ग है कि फूजियान को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी अपने 9 पावरफुल कल्टीवेटर को वहां पर भेजने की जो वहां के स्पिरिचुअल रूट की गार्डियन करेंगे। वो डीमन अकेला ही स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को गाइड करने के लिए परफेक्ट है, उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं। यही चीज जानकर वांग आगे बढ़ते जा रहा था। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि यहाँ पर किसी न किसी तरह का डीमन रहता है जो स्पिरिचुअल रूट के फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। अगर मुझे वो फॉर्मेशन तोड़ना है तो डीमन से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वांग जैसे ही ब्लैक मार के अंदर एंटर किया था वो इविल ऑरा अब वांग को भी चारों तरफ से घेरने लगता है जैसा कि उसने थोड़ी देर पहले वाले बंदे के साथ किया था। तभी वहां पर वांग को एक अजीब से बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कि किसी बंदे की नहीं बल्कि उसी डीमन की थी। वो वहां पर कह रहा था जिस इंसान का मैं इंतजार कर रहा था क्या वो तुम ही हो? मुझे लगता है कि तुम वही हो जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार तुमसे मिलने का मौका मिल गया। वांग यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट हो चुका था। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर वो डीमन आ रहा है, इसलिए वो अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो उन इविल ऑरा के साथ साथ उस डीमन का भी मुकाबला कर सके। वांग वहाँ पर पुराने वाले बंदे की तरह कमजोर थोड़ी ना था। वांग वो अपनी इविल पावर को कम करने के लिए अपनी रेड लाइटनिंग की पावर की मदद से चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बनाने लगता है ताकि जितना भी इविल ऑरा है वो सारा का सारा यहाँ पर खत्म हो जाए। इस चीज को देखकर दूर खड़े वो जो घोड़ा गाड़ी सवार लोग होते हैं वो लोग दंग रह चुके थे कि यहाँ पर कौन सा गॉड लेवल का बंदा आ गया जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इविल ऑरा की वाट लगा कर रखा है। वो लोग वहाँ पर वांग को झुककर ग्रीड भी करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये बंदा कोई मामूली बंदा तो नहीं है। वांग ने रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी हद तक के इविल ऑरा की बैंड बजा दी थी। वो इविल ऑरा वांग का क्या कुछ बिगाड़ पाता, वो तो खुद वांग से डर के भाग रहा होता है, लेकिन वांग उन्हें भागने नहीं देता। अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते वो सभी को खत्म करते जा रहा था। वो सोल वहाँ पर कह रहा होता है मेरे मास्टर के आगे कोई बोल सकता है क्या? मेरा मास्टर तो इनविंसिबल है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता। ये अरे गहरे डीमन क्या ही उखाड़ लेंगे उसका। देखते रहना वांग यहाँ पर कितना चुटकियों में उस डीवल को हरा देता है। लेकिन वांग की जितनी भी रेड लाइटनिंग की पावर का अटैक था वो वहाँ पर 1 सेकंड के अंदर ही स्टॉप हो जाता है और इसे स्टॉप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डीमन था जो यहाँ पर आ चुका था और उसने एक ही उंगली की मदद से वांग की रेड लाइटनिंग की पावर को अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर वांग कह रहा होता है नहीं नहीं मेरी रेड लाइटनिंग की पावर का अटैक इतनी आसानी से तो क्या ये सच में वही डीमन है जो यहाँ पर इस जगह की गार्डियन करता है? जिसके बाद वो इविल ऑरा जो होता है आपस में मिलना शुरू हो गया था। जो सारा का सारा इविल ऑरा मिलकर एक फिगर बना रहा होता है। वो फिगर किसी और की नहीं बल्कि उसी डीमन की थी क्योंकि वहां पर वो डीमन आ चुका था। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि आखिर यहाँ पर वांग ने उसके इविल ऑरा को इतना बुरी तरीके से बर्बाद क्यों किया। इसी वजह से वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ पर आया होता है। वो वांग के सामने हाइट में काफी ज्यादा बड़ा था, उसके सामने तो वांग बहुत छोटा लग रहा होता है और वांग की रेड लाइटनिंग के अटैक को रोकने की वजह से जो उंगली उसकी डिस्ट्रॉय हुई थी वो भी अपने आप वापस आ जाती है। ये देखकर तो वो सोल भी दंग रह चुका था कि अरे नहीं 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 ये डीमन कौन सा डीमन है, इसके ऊपर तो रेड लाइटनिंग के पावर का अटैक असर ही नहीं किया। वो वांग से कह होता है मास्टर जरा देखो तो आपके अटैक से इसे डर ही नहीं लग रहा। वो डीमन वहां पर कह रहा होता है फूजियान ने अपने काफी
काफी अच्छे खासे मेंबर को इस बंदे के हाथों मरवा दिया। ये बंदा तो मुझे कोई काम का नहीं लग रहा। आखिर ये इस नॉर्मल से नेटसन सोल लेवल के कल्टीवेटर से इतने सारे लोग कैसे हार सकते हैं? मुझे तो ये बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं इस नेटसन सोल के कल्टीवेटर को आसानी के साथ खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उस डीमन को क्या पता था कि जो उसके सामने नेटसन सोल लेवल का कल्टीवेटर खड़ा है वो कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो डीमन अब वहां पर एक ही सेकंड के अंदर वांग के पास आता है और उसे एक ही किक मारते हुए वांग को सच में उसने उड़ाकर दूर कर दिया था। इसके बाद वो देखते ही देखते वांग के ऊपर अंधाधुन अटैक करते जा रहा था। वांग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये इतनी बिजली की रफ्तार से कैसे अटैक कर रहा है। कहीं ये फ्लैश का जुड़वा भाई तो नहीं? ये तो पलक झपकते हुए इधर से उधर टेलीपोर्ट होते जा रहा है। वांग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जितना भी अटैक करता उससे तो उस डीमन को कुछ हो ही नहीं रहा होता है। वो वांग के सभी अटैक को रोकते हुए वांग के करीब से करीब आते जा रहा था, ताकि वो जितना करीब से वांग के ऊपर अटैक करेगा उतना ही ज्यादा वांग को चोट लग सकती है। ये चीज देखकर वांग समझ गया था कि नहीं, इससे फाइट करना मुझे उतना इजी नहीं होने वाला है जितना कि मैंने बाकी लोगों को मार दिया था। थोड़ा सा टफ होगा इसके साथ फाइट करने में, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इसे यहाँ पर हरा कर ही रहूंगा, चाहे ये कितने भी पावर का क्यों ना यूज कर ले। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।